छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली। तुमने मुझे पहाड़ से धक्का दिया ताकि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं और तुम विक्रम को आसानी से पा सको। वो अपने लंबे लंबे नाखून उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। नहीं नहीं, ये झूठ है। वो बस एक एक्सीडेंट था। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ है ये सब। वो इतनी तेज चीखी कि उस लड़की ने अपने कानों पे हाथ रख लिया। फिर वो लंबे नाखून वाली लड़की उसकी तरफ बढ़ने लगी। मुझे छोड़ दो, मत मारो। दूसरी लड़की गिड़गिड़ाई। इससे आगे वो कुछ बोलती, उसने अपने दोनों हाथों के नाखून उसकी गर्दन में चुबो दिए और उसकी चीख निकल गई। वो चीखते हुए जाग गई। ये बस उसका सपना था। उसका शरीर पूरी तरीके से पसीने से भीगा हुआ था। उसकी सांसें तेज थीं। उसने घड़ी पर नजर डाली तो रात के 2 बजे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आत्मा यहाँ नहीं आ सकती, उसने खुद से कहा। तभी उसे एक सर्द आवाज सुनाई दी। क्या नहीं हो सकता? कौन नहीं आ सकता यहाँ? उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते हुए सर पीछे घुमाया तो उसके पीछे वही खड़ी थी जिसे उसने सपने में देखा था। और फिर कुछ देर बाद वहां एक चीख के बाद सब शांत हो गया। अब ये दूसरी कहानी। पता नहीं ये विभा मैम का क्या है, कैसी कहानी लिख रही हैं। अच्छी कहां सी कहानी चल रही थी तो सनाया को गायब कर दिया और अब उसे मार भी दिया। प्लीज मैम, सनाया को वापस ले आओ यार, हमें सनाया चाहिए। रिद्धि ने कहानी को पढ़ा और फिर फोन रखकर सोने के लिए चली गई। रात के करीब 2 बजे उसकी नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसके कमरे में उसके अलावा कोई और भी है। उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नज़र अपने सिरहाने पर पड़ी तो उसकी चीख निकल गई। वहाँ कोई बैठा था और अपनी लाल लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। फिर उसने अपने मुंह पे उंगली रखते हुए कहा, श्श, चुप। कौन है तुम? रिद्धि अकलाते हुए बोली। सनाया, उसने जवाब दिया। कौन सनाया? सनाया कौन? रिद्धि ने कहा। वही जिसे इतने मन से याद करके सोई थी, उसने जवाब दिया और फिर घूरते हुए बोली। तुमने मुझे याद किया ना, लो मैं आ गई। अगले दिन सिद्धि अपने कमरे में बेहोश मिली और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अब अगली कहानी। एक रात को मंद अपने दोस्त नितिन से वीडियो कॉलिंग पर बात कर रही थी। तभी उसकी नज़र नितिन के रूम पर रखे टेडी पर पड़ी। टेडी को देखकर कोमल बोली, वाह, ये कितना क्यूट है ना। लेकिन क्या हो अगर ये रात में उस जगह से उठकर तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हें मिले? ए, कुछ भी बोलती है पागल लड़की। ये कोई तात्या बिच्छू थोड़ी ना है, ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है। नितिन ने जवाब दिया। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन अगर सच में ऐसा कुछ हो तो? अच्छा तू अब फोन रख, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर नितिन ने फोन रख दिया और फिर अपने रूम की अलमारी में रखे टेडी पर एक नज़र डाली और फिर कुछ सोचकर सो गया। अगली सुबह वो टेडी नितिन के बिस्तर पर था और नितिन, वो तो इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अब अगली कहानी। हर रोज की तरह आज भी मंजूला अकेली ड्राइंग रूम में उदासी बैठी थी। लगातार टीवी देखकर वह बोरियत महसूस कर रही थी, इसलिए उसने टीवी बंद कर दिया और अपने लिए कॉफ़ी बनाने किचन में चली गई। उसके घर में 2 नौकर, राजू और शुभा, जो कि पति पत्नी भी थे, आज छुट्टी लेकर जल्दी घर चले गए थे क्योंकि उनका बेटा बीमार था। कुछ समय बाद जब वह किचन से वापस आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि सालोनी की फोटो जमीन पर पड़ी हुई थी। अरे, ये नीचे कैसे गिर गई? बड़बड़ाते हुए उसने फोटो को वापस उसके स्थान पर रख दिया। सलोनी रोहन की पहली पत्नी थी। दुर्भाग्यवश
अब वह इस दुनिया में नहीं थी। फोटो देखकर लग रहा था कि वह सुंदरता में किसी से कम नहीं रही होगी। बड़ी बड़ी आंखें, गोरे रंग, गुलाब की पंखड़ियों से पतले होठ। मंजुला शादी से पहले एक लड़के अनुभव से प्यार करती थी, मगर उसके घर वालों ने उसकी शादी रोहन से कर दी थी। रात को 9 बजे रोहन ऑफिस से लौटा तो मंजुला उसे शिकायत कर बैठी। तुम हर रोज इतनी देर से क्यों आते हो? मैं यहाँ सारा दिन अकेली बैठी बोर होती रहती हूँ। तब रोहन ने उसे बताया कि वह अपने नौकर राजू के बेटे का हाल जानने अस्पताल चला गया था, इसलिए देर हो गई। अब कैसी तबीयत है उनके बेटे की? मंजुला ने पानी का गिलास उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा। रोहन ने सोफे पर बैठते हुए जवाब दिया, कुछ पता नहीं चल रहा यार, अभी की बीमारी का क्या है। उसे दौरे आते हैं और फिर वह बेहोश हो जाता है। कभी कभी कुछ बड़बड़ाने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं। तभी मंजुला बोली, ये कैसी अजीब बीमारी है? कहीं कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है उस पर? उसने मंजुला के कंधे पकड़ते हुए रोमांटिक होकर कहा, उसका तो पता नहीं, लेकिन एक भूत हम पर जरूर चढ़ा है, और वो है तुम्हारे प्यार का भूत। उसकी इस बात से मंजुला ने उसके हाथों को अपने कंधे से हटाते हुए कहा, बिल्कुल झूठ। अगर हमसे प्यार करते तो हर रोज इतनी देर से ना आते। ओके बाबा, कल से जल्दी आऊंगा। अब तो मुस्कुराकर हमारे सीने से लग जाओ। उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए मंजुला उसकी बाहों में समा गई। रात के 11 बज रहे थे। दिन भर का थका हारा रोहन गहरी नींद में सो रहा था, मगर मंजुला की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने नौकर के बेटे सौरभ, जो कि 13 या 14 साल का रहा होगा, उसके विषय में सोच रही थी। ऐसी बीमारी जिस पर डॉक्टर भी मौन है, सारे लक्षण अजीब हैं, कहीं सचमुच कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है उस पर? ऐसा कुछ सोचते हुए पता नहीं कब नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। अभी उसे सोए हुए थोड़ा ही समय बीत चुका था कि अजीब सी चूड़ियों की आवाज और खन खन की आवाज आ रही थी। मंजुला की आंखें इन आवाजों से खुल गई थीं। उसने लाइट ऑन करी और रोहन की ओर देखा। वह गहरी नींद में सो रहा था। मंजुला की नज़र खुली हुई खिड़की पर पड़ी, जो हवा की वजह से इधर उधर होकर ये अजीब सी आवाज़ें कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और उठकर खिड़की को बंद कर दिया। अभी वह खिड़की को बंद करके पलटने वाली थी कि उसकी नज़र घर के लॉन की ओर चली गई और वह सियर सी उठी, क्योंकि एक काली छाया उसी घर से बाहर जाती हुई दिखाई दी। उसे काफ़ी अजीब लगा। उसने उस साया का पीछा करा तो वह अंधेरे में कहीं गुम हो गई। ये देखकर मंजुला का दिल धड़क उठा। क्या था ये? उसे समझ में नहीं आया। क्या उसे रोहन को जगाना चाहिए? मगर ना जाने क्या सोच के उसने अपना इरादा बदल लिया और वापस बेड पर आकर लेट गई। नई सुबह अच्छी खबर के साथ नहीं थी। सौरभ की हालत बड़ी खराब थी। कभी वह रोता तो कभी हंसता था। राजू घर का पुराना नौकर था, इसलिए रोहन ने सौरभ के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, मगर उसकी हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ गई थी। एक अनुभवी डॉक्टर राज शिंदे ने रोहन से कहा, कुछ मर्ज ऐसे होते हैं रोहन, जिनका इलाज हमारे मेडिकल साइंस के पास भी नहीं होता। जिसे हम ओझा और तांत्रिकों के नज़रिए से देखें तो उसे भूत प्रेत का साया आदि भी कहते हैं, मगर मेडिकल साइंस इस बातों पर यकीन नहीं करती। और आप क्या इन सब बातों पर विश्वास करते हैं? रोहन ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया, हाँ बेशक मानता हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ। तो अब आप ये कहना चाहते हैं कि हम अपने मरीज को यहाँ से लेकर किसी तांत्रिक या ओझा को दिखाएं? अगर आप जैसे डॉक्टर भी इन बकवास बातों को मानेंगे तो मरीजों को तो भगवान ही बचाए। अरे रोहन साहब, मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप मरीज को यहाँ से ले जाएं, मगर ज़रा आप ही सोचिए कि मरीज की हालत में सुधार क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मेडिकल केस नहीं बल्कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केस है। अभी वे दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक नर्स भागी हुई आई और उसने डॉक्टर को बताया कि सौरभ को फिर से दौरे आ रहे हैं। कुछ पल बाद ही
डॉक्टर और रोहन सौरभ के कमरे में आ चुके थे। उसे कई नर्स और डॉक्टर पकड़े हुए थे, फिर भी वह उसे संभाला नहीं जा रहा था। किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबको, ये चिल्ला रहा था। वह आवाज़ किसी औरत की तरह लग रही थी। आंखें जैसे आग उगल रही थी, चेहरा भभक रहा था। उसकी हालत उसके माँ बाप देख नहीं पा रहे थे। जब रोहन कमरे में आया तो वह और ज़्यादा भड़क गया। मरेगा तू भी, नहीं बचेगा तू, वैशियाना आवाज में रोहन को देखकर घुर्राया। तेरे गुनाहों की सजा तू भुगतेगा, इसे तो मैं लेकर ही जाऊंगी। सौरभ का पिता राजू ये देखकर कांप उठा। वह बड़बड़ाया, ये वही है और अब ये किसी को नहीं छोड़ेगी। सौरभ के नाक और मुंह से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। रोहन हैरान था कि वह उसको निशाना बनाकर कुछ कह रहा था। डॉक्टर की लाख कोशिशों के बाद भी सौरभ को नहीं बचाया जा सका। कुछ घंटे के बाद ही उसने दम तोड़ दिया। घटना ने रोहन और मंजुला को हिलाकर रख दिया। जब रोहन ने उसे अस्पताल की सारी घटना बताई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। मानो ना मानो, उस पर किसी बुरी आत्मा का साया था और शायद वह हमको भी नहीं छोड़ेगी। और तो और उसने तुमको तो डायरेक्ट धमकी दी है। मगर वो किसकी आत्मा है और ऐसा क्यों कर रही है? क्या तुम कुछ जानते हो? ये सुनकर रोहन खामोश था। कमरे से बाहर खड़ा राजू बड़बड़ा रहा था। ये वही है, उसके सिवा कोई और नहीं है। ये पागल सा बड़बड़ाता हुआ वह बाहर चला गया। घटना के 2 दिन बाद मंजुला घर पर अकेली थी। रात के 9 बज रहे थे। रोहन आज रात किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। नौकर अपना काम निपटाकर अपने क्वार्टर में जा चुके थे। आज से पहले कभी मंजुला को डर नहीं लगा था, मगर आज वह डरी हुई सी लग रही थी। जरा सी आहट होते ही उसकी आंखें इधर से उधर होने लगती थीं। कुछ दिन पहले सौरभ के साथ घटी भयानक घटना ने उसको दहला कर रख दिया था। घड़ी ने रात के 10 बजने की सूचना दी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। उसने लाइट बंद करके सोने की कोशिश करी। अभी उसे लेटे हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि ऐसी आवाज़ हुई जैसे किसी ने धीरे धीरे खिड़की खोल रखी हो। मंजुला की जैसे सांसें अटक गईं। वह डर के मारे कांपने लगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह लाइट जला सके। लेटे लेटे ही उसने अंधेरे में देखने की कोशिश करी तो वह चौंक उठी। खिड़की खुली हुई थी और एक काली परछाई उसमें नजर आ रही थी। वह इतना डर गई कि उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी। खुली खिड़की से काली परछाई नजर आ रही थी। वह परछाई अब खिड़की के भीतर आ चुकी थी। मंजुला को अपने दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। सोचने समझने की शक्ति है चली गई थी। वह काली छाया निरंतर उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक खतरे की घंटी बजी। वो अपने बेड से उठकर दरवाजे की तरफ भागी। अंधेरे में राह में रखी हुई एक कीमती मूर्ति से टकराई और सन्नाटे की चीरती हुई चीख उसके मुंह से निकल गई। मगर गिरने की परवाह ना करते हुए वह फिर से उठी और कमरे की लाइट को ऑन कर दिया। पूरा कमरा रोशनी से नहा उठा। उसकी नज़र खिड़की पर गई तो वह चौंक उठी। वहाँ पर कोई नहीं था, मगर खिड़की खुली हुई थी। उसे अच्छी तरह याद था कि सोने से पहले उसने खिड़की बंद कर दी थी। उसका शरीर अब भी कांप रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह खिड़की के पास जाकर देख सके आखिर कौन है जो इस तरह उसको डरा रहा है। इसके पीछे क्या मकसद है उसका? इस तरह के अजीब सवाल उसके दिमाग में आ रहे थे। अभी वह इन विचारों में खोई हुई थी कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर से कांप उठी। हालक यह सूख गया हो। वह एकदम से पीछे मुड़ी तो उसके सामने शुभा खड़ी थी, उसकी नौकरानी। साथ में राजू भी था। वे दोनों उसकी चीख सुनकर अपने कार्टर से सीधा यहाँ ऊपर आ गए थे। उनके पास घर की डुप्लीकेट चाबी हरदम रहती थी, इसलिए उनको अंदर आने में कोई परेशानी नहीं हुई। क्या हुआ मेम साहब, आप चीखी क्यों थी? शुभा ने मंजुला को चीखते हुए पूछा। मंजुला जो अब तक डर से उभर नहीं पाई थी, उसने कहा, वो खिड़की पर कोई था, एक काली परछाई सी। ये कहकर वो रो पड़ी। राजू चुपचाप पीछे खड़ा कुछ सोच रहा था।
उसके बेटे का यूं भयानक तरीके से मारा जाना, यहाँ काले साए का दिखाई देना, क्या इन सब के पीछे वही है? जैसे ये सवाल वह खुद से ही पूछ रहा था। अगले दिन रोहन घर लौटा तो मंजुला ने रात में घटी घटना को उसे बताया और साफ साफ कह दिया कि आज के बाद रात में वह अकेली। रीना, यहाँ कौन आता है मेरे पीछे से? रजत मिश्रा ने कड़क आवाज में पूछा। कोई भी तो नहीं आता रजत, तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? उसकी पत्नी रीना ने लगभग सुबकते हुए कहा। तो क्या हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खराब है या मेरी आंखें? यह सुनकर रीना सिहर उठी। एक बार फिर वही हो गया था। वो घर में अकेली होती थी और जब उसका पति घर आकर सीसीटीवी की फुटेज संभालता तो हमेशा किसी को उसके साथ पाता। पहली बार तो रीना बुरी तरह डर गई थी। क्या घर में कोई और भी रहता था, कोई भूत वगैरह जिसे वो नहीं देख पाती थी? उसे सुनते ही लगता था कि क्या घर में कोई और भी रहता था, कोई भूत वगैरह जिसे वो देख नहीं पाती थी और कैमरा देख लेता था। वैसे भी उसे अक्सर ऐसा लगता था कि घर में उसके अलावा कोई और भी है, जैसे हर वक्त उसके कोई पीछे खड़ा हो। कभी बहुत धीमी तो कभी थोड़ी सी तेज हंसी उसे सुनाई देती थी, पर दिखता कोई नहीं था। रजत का हाथ उठ चुका था। रीना दीवार से जा लगी। एक पल को जैसे उसकी दुनिया ही घूम गई थी। ये पहली बार था जब रजत ने रीना के साथ ऐसा व्यवहार किया था। 1 साल पहले ही दोनों की लव मैरिज हुई थी और पिछले हफ्ते वे नए शहर में नए मकान में आकर रहने लगे थे। जब से वे इस घर में आए थे तब से उनमें झगड़े होने लगे थे, जिसका कारण रीना को समझ नहीं आया था। कुछ दिन बीत गए। रजत हर दिन घर में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज में एक नए आदमी को पाकर रीना पर हाथ उठाने लगा था। कभी कभी वह शराब पीकर भी आता और तब रीना को और भी ज्यादा मारता। दुनिया के सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड ने आज अपनी पत्नी को दुनिया का सबसे क्रूर पति बनकर दिखा दिया। बात बात पर रीना पर हाथ उठाता था। वक्त यूं ही बीतता रहा। रीना लाख कोशिशों के बाद भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रही थी। दोनों ने लव मैरिज की थी तो किसी के घर वालों का साथ भी नहीं था जो उन्हें समझ पाता। एक दिन वह घर के कुछ सामान और सब्जियां लेने बाहर गईं। जब वह वहां लौट रही थी तो उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें पता है, अभी इस घर में जो मिश्रा जी आए हैं, अब उनके घर में भी बहुत दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। शायद वह भी अपनी पत्नी को मारता है, इस मकान के पिछले मालिक जोसेफ की तरह। एक महिला दूसरी महिला से यह बात कह रही थी। ये सुनकर रीना शर्मिंदा हो गई, मगर घर आकर भी उसके कानों में रहकर वे बातें गूंज रही थी। उसने तय कर लिया था कि वह अगले दिन उस महिला के पास इस घर के बारे में पता करने की कोशिश करेगी। उसे लगने लगा था कि हो ना हो जो कुछ भी है इसी घर के कारण है। शाम होते ही रजत फिर शराब के नशे में धुत आया था। आते ही उसने सारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखना शुरू किया और इस बार उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने रीना को किसी अन्य व्यक्ति के साथ हॉल के सोफे पर ही। उसका मन गुस्से से भर उठा। वह गुस्से की आग में जल रहा था। शाम को रीना उसके सामने कम ही आती थी। वह उसके लिए खाना लेकर आई। रजत ने उसके हाथ से प्लेट लेकर एक तरफ फेंक दी और उसे बालों से पकड़कर सीसीटीवी फुटेज के सामने पकड़ दिया। सामने की स्क्रीन पे जो था उससे ज़्यादा आगे जो होने वाला था, वह सोच सोच कर रीना के हाथ पांव ठंडे पड़े हुए थे। पर यह हो क्या रहा था? ये सारे फुटेज ये असली तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। रीना ये जानती थी, पर कैसे कैसे अपने सनक के मारे पति को समझाती। फिर उस पूरी रात कुछ कुछ देर के बाद थप्पड़, लात, घूंसों की आवाज़ें, रीना की दर्द भरी चीखें और सिसकियां पूरे घर में सुनाई देती रहीं। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। अगली सुबह वह उठी यंत्रवत सी हर काम करने लगी। रजत ऑफिस चला जाता और ऑफिस जाते जाते भी वो रीना को एक लात मार कर गया। वह अपने प्यार के आगे मजबूत थी,
और किसी भी कीमत पर रजत से दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए चुपचाप सब सहन करती रहती। जब शाम को रजत आया तो उसके हाथ में डाइवोर्स पेपर थे, जिन्हें देखकर रीना थम से जमीन पर गिर पड़ी। रजत, मैं गलत नहीं हूँ, मुझ पर भरोसा करो, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। रीना रजत के पैरों में पड़ गई, मगर जवाब के बदले उसे अपने सीने पर एक कठोर लात मिली। वह दूर जा गिरी थी। सिर्फ एक हफ्ता है तुम्हारे पास, या तो अपनी मर्जी से इन पेपर पे साइन कर देना, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। ये कहकर रजत अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब रीना और शांत नहीं रह सकती थी। जिस रजत के थोड़े से प्यार के लिए वह रोज़ उसका जानवरों जैसा सलूक बर्दाश्त कर रही थी, वह उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। कहीं ना कहीं उसके मन में भी खटक रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो है। उसने तय कर लिया कि अब वह उस महिला से इस घर के बारे में पूरी जानकारी लेकर रहेगी। हालांकि अपने चेहरे पर उभरे निशानों से उसे बेहद शर्म महसूस हो रही थी, मगर वह रजत को खोना नहीं चाहती थी। सो उसने शर्मिंदगी को ना चुनकर रजत के साथ को चुन लिया। वह अपनी पड़ोसन उस महिला के घर पहुंची। उसे देखते उस पड़ोसन महिला का मुंह खुला का खुला रह गया। हे भगवान, ये सब क्या है? वह शायद ये बोलना नहीं चाहती थी, मगर रीना के शरीर पर चोटों के निशान इतने ज़्यादा थे कि उसके मुंह से अचानक निकल गया, जी, मैं मिसेस मिश्रा। एक दिन आप इस घर के पिछले मालिक जोसेफ के बारे में बात कर रही थी, मैंने वो सुन लिया था। क्या आप मुझे पूरी बात बता सकती हैं कि ये मकान क्या है और ऐसा क्यों होता है इस मकान में, और उन्होंने मकान क्यों बेच दिया? मुझे माफ़ करना, मेरा इरादा आपको शर्मिंदा करना नहीं था, उस दिन भी नहीं। मैं आपका दुख समझती हूँ, एनजीओ चलाती हूँ, हर रोज़ कई ऐसी महिलाओं को देखती हूँ, उन पर बहुत तरस आता है। उस दिन बस आप पर भी माफ़ कीजिएगा, उस महिला ने सब पाते हुए कहा। फिर वह खुद ही आगे बोली, उस मकान में पहले जोसेफ और एलेनोर रहते थे। जोसेफ का भी कुछ ऐसा ही हाल था। न जाने क्यों वह अपनी पत्नी को डेली मारता था। ये सब सालों चलता रहा। एक दिन अचानक ही जोसेफ कहीं चला गया और काफ़ी वक्त तक नहीं लौटा। तब एलेनोर ने ये घर बेच दिया और अपने बेटे के साथ सेक्टर 3 में एक घर लेकर रहने लगी। क्या मुझे उनका एड्रेस मिल सकता है? हाँ, मैं अभी देती हूँ। ये कहकर वह महिला एक कागज़ पर एड्रेस लिखने लगी और रीना को थमा दिया। रीना तुरंत उस बताए हुए एड्रेस पर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। एक लगभग 35 साल की महिला ने दरवाज़ा खोला। रीना को देखकर उसकी भी वही प्रतिक्रिया थी जो कि रीना की पड़ोसन की थी। ओह गॉड, आर यू ओके? यस, आई एम फाइन, कैन वी टॉक? अगले ही मिनट में दोनों एक कमरे में बैठी हुई थी। आपके उस घर में कुछ अजीब है। पड़ोसी कहते हैं कि आपके पति जोसेफ की तरह है मेरे पति, वो डेली मुझ पर शक करते हैं। जोसेफ की तरह ही रजत का व्यवहार होना एकमात्र संयोग नहीं है। मैं उस घर के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए रीना जी, जोसेफ वॉज अ नैरो माइंडेड पर्सन। बहुत छोटा सोच था उसका। मेरे को बात बात पर मारता। हर वो आदमी जिससे मैं बात करता उससे उसको लगता कि मेरा कोई गलत रिश्ता है। उसने अपने शक की वजह से पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया, मेरा बाथरूम और बेड तक में। मैं थक गया था, मगर कहाँ जाता, अपना कोई था ही नहीं मेरा। एक दिन जोसेफ कहीं जा रहा था मेरे से लड़कर, और कुछ देर बाद फ़ोन आया कि ही वॉज डेड, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। उसके बाद मैं वो घर बेचकर कुछ पैसा कमाया और ये छोटा सा घर डेविड को पढ़ाने के लिए ले लिया। ये बताते समय मिसेस जोसेफ रो रही थी। आपके पति ने मरने के बाद भी कभी आपको परेशान किया है? ये सुनते ही मिसेस जोसेफ सिटपिटा गईं। फिर रीना ने उन्हें सब बताया, वो सारी घटनाएं जो हकीकत में नहीं होती पर कैमरा उन्हें रिकॉर्ड करता है। वो कैमरा जोसेफ ने लगवाए थे। हो सकता है जोसेफ का सोल उस घर में कैद हो और वो ये सब कर रहा हो। कोई हस्बैंड अपना वाइफ को लव करे
ये उसका सोल को कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा। एनरोल ने करवाट से कहा। रीना अब सब समझ गई। रीना अपने घर लौट आई। वह समझ गई थी कि जोसेफ की आत्मा उस घर में कैद थी, जो उसके और रजत के बीच भी पीछे पड़ी हुई थी, ताकि उन दोनों में झगड़ा हो जाए जो उसके और एलेनोर के बीच होते थे। उसने एलेनोर की और अपनी बातचीत की रिकॉर्डिंग रजत को सुनाई, जिससे रजत को उस पर थोड़ा सा विश्वास हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में प्यार तो था ही उसके लिए, बस वो थोड़ा गुस्सा था, जैसे एक हस्बैंड हो ही जाता है। और ऐसा होते ही अचानक घर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे चिड़चिड़ की आवाज़ निकालते हुए स्पार्क करने लगे। अब रजत को रीना पर पूरा यकीन हो गया। वो समझ गया था कि सारी फसाद की जड़ वो सीसीटीवी कैमरा ही था। उसने उसे गले लगा लिया, मगर अभी वक्त नहीं था। सीसीटीवी कैमरे से जुड़ी स्क्रीन पर आवाज़ आने लगी। बहुत देर तक वो झिलमिलाती रही, फिर एक आकृति दिखाई दी। दोनों ने देखा कि एक आदमी था। उसका चेहरा बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। वो चोटिल था, एक तरफ का पूरा गला गायब था और दांतों की कतार दिखाई दे रही थी। एक आंख भी गायब थी और जो दूसरी थी वो पूरी तरह सफ़ेद थी। निसंदेह वो जैसव की आत्मा थी। दोनों पति पत्नी का डर से बुरा हाल था। जोसेफ उन्हें घूरता रहा, तभी उभरी एक भयंकर हंसी और वो दोनों सिहर उठे। मारो उसे, वो इसी लायक हैं। एक डरावनी आवाज़ उभरी और वो एक दूसरे को पकड़ कर खड़े हो गए और वह से कांपने लगे। अरे प्यार व्यार कुछ नहीं होता। ये औरतें इसी लायक होती हैं। हमारा पूरा हक बनता है इन्हें मारने का, पीटने का, काबू में रखने का। मैं कहता हूं मारो उसे। रजत फटी आंखों से उसे देखता रहा। उसने रीना को अपने पीछे कर लिया। जोसेफ स्क्रीन में से निकल आया और रजत को उठाकर परे फेंक दिया। वो रीना को बेरहमी से पीटने लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि रजत कुछ समझ नहीं पाया। रीना बुरी तरह से जपड़ा रही थी। कैमरा तोड़ दो रजत, आत्मा घर में नहीं कैमरे में है। ये कैमरा हॉन्टेड है। रीना बड़ी मुश्किल से इतना बोल पाई। तब तक जोसेफ की आत्मा उसे बुरी तरह पीटे जा रही थी। मैं कभी एलेमोर के साथ खुश नहीं था, तो कोई और अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं होगा। जोसेफ दहाड़ता हुआ बोला। रजत कैमरा तोड़ने आगे बढ़ा ही था कि तभी जोसेफ की आत्मा रजत में प्रवेश कर गई। वो बुरी तरह लड़खड़ाया, फिर दांत पीसता हुआ रीना की तरफ बढ़ा। अब रजत रीना को मारने लगा। अचानक एक भड़ाक की आवाज़ आई और एक एक करके ऐसी ही 5 आवाज़ें आईं। इन आवाज़ों के बाद अचानक रजत रुक गया। वह ज़मीन पर बेहोश गिर गया। अपनी लगभग बंद होती आंखों से रीना ने देखा कि सामने एलेमोर थी, जो सारे हॉन्टेड सीसीटीवी कैमरा तोड़ चुकी थी, जिससे जोसेफ चला गया था और रीना की आंखें भी बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद रीना और रजत ने वह घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है।